नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में वही अपन चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे कि बल और जो गति है उसके बारे में। तो कल तक जो अपन ने पढ़े थे, कल तक अपन ने गति के समीकरण वगैरह ये पढ़े थे, तीन समीकरण। कि गति के जो तीन समीकरण हैं वो तीन समीकरण निम्न प्रकार हैं कि v बराबर में u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण था वो समीकरण था v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों की सहायता से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि विराम अवस्था में चलकर कोई जो रेलगाड़ी है, विराम अवस्था में चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटे का वेग प्राप्त करती है। कि पहले विराम अवस्था में थी, उसके बाद में कोई जो रेलगाड़ी है वो 10 मिनट के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में विराम अवस्था थी, तो प्रारंभिक वेग जो है जिसे बोले u, वो प्रारंभिक वेग तो अपने पास में है 0 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग अपने पास में है। दूसरा बोल रहा है ये कि 10 मिनट में टाइम दिया जो है, समय जो है अपने पास में, समय वो दे रखा है 10 मिनट। समय अपने को दे रखा है 10 मिनट के बाद में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को प्राप्त करती है। तो ये कहें कि अंतिम वेग जो है 10 मिनट बाद जो वेग है वो अंतिम वेग अपने पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को अंतिम वेग दिया हुआ है। रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है, रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है। तो एक तरीके से एक समान त्वरण के लिए अपन ने वेग के लिए और त्वरण के लिए अपन ने जो ग्राफ पढ़े थे, उन ग्राफों से जो नियम अपने पास में बने थे, तो ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है। तो रेलगाड़ी का त्वरण समान है तो पहली स्थिति रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। दूसरी स्थिति रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई जो दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो पहला तो अपने को त्वरण ज्ञात करना, और फिर जो मान अपने पास में आए उससे अपने को ज्ञात करना है कि उस वेग तक पहुंचने में जो तय की गई दूरी है उस दूरी का मान क्या है। तो इसके लिए प्रारंभिक वेग दे रखा है अपने को 0 दे रखा है, समय दे रखा है 10 मिनट, और अंतिम वेग दे रखा है v, ये दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे अपने को निकालना है, पहले तो निकालना है अपने पास में त्वरण। तो त्वरण का मान देखें तो गति के समीकरण से v बराबर में है u प्लस में ए टी। अब अपने पास में जो जो मान है वो रख लेंगे। तो a का मान अपने को ज्ञात करना है, तो a बराबर में आ गया v माइनस यू, इधर जाएगा तो माइनस, a बराबर में v माइनस यू बटा टी। तो ये मान निकालने से पहले अगर अपन ये देख लें कि जो वेग दे रखा है वो वेग अपने पास में भी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना अपने को पता है कि जो एक तरीके से त्वरण अपने पास में आएगा वो त्वरण का जो मात्रक है वो अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल ले, क्योंकि यहाँ जो चाल एक तरीके से जो अंतिम वेग दे रखा है वो अपने पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल ले। इसके लिए जो v अपने पास में आएगा 72, बात करी जाए किलोमीटर की, बात करें अगर किलोमीटर की, तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 72 में हो गया 72 इंटू 1000 मीटर, तो 1000 मीटर। बात हो गई इसकी। प्रति का मतलब बटा में, समय जो दे रखा है, चाल दे रखी है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना है अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको बदलना है अपने पास में सेकंड में। तो 1 घंटे में मिनट कितनी, 1 घंटे में मिनट अपने पास में 60, और 60 एक तरीके से ये कहें कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कुल सेकंड हो गई। ये लो जी, अपने पास में सेकंड में हो गया।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 6 36 और दूनी 72। तो ये अपने पास में आ गया वेग जो है वो वेग आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कि अंतिम वेग जो अपने पास में है वो पहले दे रखा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर उसको मीटर पर सेकंड में निकालें तो इस तरीके से निकाल लिया। अब आगे अपने को निकालना है त्वरण का मान। तो ये जो मान दे रखा था ये अपने पास में भी मीटर पर सेकंड में ही है, तो निकाले यहां से a बराबर में v का मान दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 सेकंड बटा समय दे रखा है यहाँ 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलना है तो सेकंड में एक तरीके से ये हो गया 1 मिनट में हो गया 10 सेकंड। भाई 10 मिनट में मिनट टाइम अपने को दिया हुआ है, इसको अगर सेकंडों में बदलना है तो एक तरीके से ये हो गया 60 सेकंड। ठीक है, तो ये मान अपने पास में आ गया 20 बटा 600 मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, अर्थात यहां से अपने पास में आ गया 2 एकम 2 30, 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो मान अपने पास में आया वो त्वरण का मान आ गया 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो इसने बोला है कि त्वरण का, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो, तो रेलगाड़ी का तो जो त्वरण है वो त्वरण तो अपने पास में आ गया a बराबर में 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी द्वारा वेग तक पहुंचने में जो तय की गई जो दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी जो है वो तय की गई दूरी क्या है। अब दूरी मतलब s, इन दोनों समीकरणों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक समीकरण यूज कर लेते हैं। अब अपने को पता है कि v स्क्वायर भी अपने पास में है, u भी है और a भी है, s अपने को ज्ञात करना है, तो समीकरण नंबर 3 को अपन यूज कर लेते हैं। तो समीकरण 3 को अगर यूज करें तो यहां से देखें तो v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात s का मान ज्ञात करें तो यहां से u स्क्वायर को भेज दें तो s बराबर में 1 बटा 2a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस भाई 2as को इधर रख लिया, u स्क्वायर को भेज दिया इधर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और s के गुणा में 2a है तो बटा में आ जाएगा इधर, अर्थात s बराबर में v स्क्वायर का मान यहां अपन ने निकाला है मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस अपने पास में जो मान आया है u स्क्वायर का मान 0 है, u स्क्वायर का मान अपने पास में 0 है बटा 2 और a का मान अपने पास में दे रखा है 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां अपने पास में देखिए वेग का भी स्क्वायर हो रहा है, वेग का स्क्वायर हो रहा है तो जो मात्रक अपने पास में दे रखे हैं उन मात्रकों का भी स्क्वायर होगा, अर्थात ये कह दें अगर ये वेग अपने पास में इतना है तो m स्क्वायर s स्क्वायर इस रूप में अपने पास में मान आ जाएगा। तो यहां से s बराबर में 20 इंटू 20 को 20 से गुणा किया तो एक तरीके से ये कह दें कि 400 मान आएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा 2 इंटू 30 चला जाएगा अपने पास में ऊपर, 2 इंटू 30 चला, जैसे थर्ड नंबर होता है जो ऊपर चला जाता है, तो एक तरीके से यहां से भी मान आ गया 30 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां भी प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहां भी प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये कट गया 1 मीटर से ये पावर कट जाएगी, 2 एकम 2, यहां बच गया अपने पास में 200, 200 को 30 से गुणा करोगे तो s का जो मान अपने पास में आ गया, ये s का मान आ गया 6000 मीटर, s का जो मान आया वो अपने पास में आ गया 6000 मीटर। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसमें 1000 का दे देंगे भाग, तो s बराबर में आ जाएगा 6 किलोमीटर। कि अगर कोई विराम अवस्था में चलकर रेलगाड़ी विराम अवस्था से चल करके और 10 मिनट के बाद अगर वो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 72 किलोमीटर पर घंटे के वेग को प्राप्त करती है तो रेलगाड़ी का जो त्वरण अपने पास में आया वो त्वरण तो प्राप्त हो जाता है 1 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा उस वेग तक पहुंचने में जो तय की गई जो दूरी है
इस वेग से, रेलगाड़ी के द्वारा इस वेग तक पहुंचने में जो तय की गई जो दूरी है, वो दूरी अपने पास में आ जाएगी कि वो 6 किलोमीटर। एक तरीके से ये कह दें कि अगर कोई रेलगाड़ी विराम अवस्था से चल करके और 10 मिनट के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को प्राप्त करती है, तो वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करने के लिए उसको 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। उसको 6 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब जाके वो इस वेग को प्राप्त कर पाएगी। एक तरीके से ये कह दे, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि विराम अवस्था से कोई रेलगाड़ी चल करके 10 मिनट के बाद अगर 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचती है, तो वो 6 किलोमीटर की दूरी कितने वेग से प्राप्त करती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर में अपने को दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। त्वरण दे रखा है, त्वरण a बराबर में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग, समय t दे रखा है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद में वस्तु का वेग, अर्थात प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो अंतिम वेग v जो है वो ज्ञात करना है, तथा उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, अर्थात अपने को ज्ञात करना है s। तो इसमें v और s ज्ञात करना है। तो अब ये किस समीकरण की सहायता से निकाले जा सकते हैं, तो पहला जो समीकरण था गति का, v बराबर में u प्लस at, इस v बराबर u प्लस at से तो अंतिम वेग का मान ज्ञात कर ले। तो v बराबर u का मान अपने पास में है 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस में जो a है, त्वरण का जो मान है अपने पास में, वो त्वरण है अपने पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू समय है 15 सेकेंड। तो यहां में 4 मीटर प्रति सेकेंड, s से एक पावर कट जाएगी, 15 दूना 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जोड़ा जाए तो अपने पास में v जो प्राप्त हो गया वो 34 मीटर प्रति सेकेंड। जो अंतिम वेग अपने पास में प्राप्त हुआ वो अंतिम वेग तो आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आगे दे रखा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करो, उसके द्वारा तय की गई दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में दो समीकरण हैं, उन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक की सहायता से ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से दूसरा समीकरण था s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस वाले समीकरण से अगर दूरी का मान देखें तो u तो प्रारंभिक वेग 4 प्रति सेकेंड, इंटू समय दे रखा है 15 सेकेंड, प्लस में 1/2 a त्वरण का जो मान है वो त्वरण का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड का स्क्वायर, अपने पास में कुल मिला के जो सारे मान अपने पास में आए वो आ गए 15 सेकेंड का स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ये मान अपने पास में आ गए। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हो गया कि 4 मीटर बटा एस। तो इससे तो ये कट गया, इससे तो अपने पास में एस से तो एस कट जाएगा, तो ये बन गया 15 चौक 60 मीटर, प्लस यहां से 2 से 2 हटा दे, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 से 2 हट गया अपने पास में, तो यहां बच गया 15 को 15 से गुणा अगर करते हैं तो 225 आता है। 15 को 15 से गुणा किया 225, तो 225 और मीटर, 225 और मीटर अगर जोड़े इन दोनों को तो अपने पास में मान आ गया 5, 6 और 2 8 और 285 मीटर जो है वो अपने पास में आ गई दूरी। कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करके और वस्तु का अगर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड के बाद में
वस्तु का जो अंतिम वेग है वो 34 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तथा उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो हो जाएगी 285 मीटर। उसके द्वारा तय की गई दूरी 285 मीटर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर पर ब्रेक लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। मंदन अपन ने कहा था कि अगर वेग त्वरण की दिशा ऋणात्मक हो या त्वरण का मान ऋणात्मक हो, या ये कह दें कि वेग का मान ऋणात्मक हो तो त्वरण ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। तो यहां अपने को ये बोल रहा है कि एक स्कूटर पर ब्रेक लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। अर्थात मंदन या त्वरण जो है अपने पास में, उस त्वरण ए का मान अपने पास में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात मंदन बोल दिया तो त्वरण का मान क्या है, नेगेटिव है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न होता है। ब्रेक लगाने के बाद 200 उसके द्वारा तय की गई दूरी अपने को ज्ञात करनी है। अर्थात ये कहें कि स्कूटर जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन उत्पन्न कर रहा है, तो त्वरण अपने पास में आ गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम दे रखा है उस ब्रेक लगाने के बाद स्कूटर 2 सेकंड में रुक जाता है, तो समय दे दिया 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद वो रुक गया, तो रुकने के बाद प्राप्त होता है अपने को अंतिम त्वरण। प्रारंभ में वो गति कर रहा है तो प्रारंभिक वेग अपने को पता नहीं है क्या है, लेकिन जब वो ब्रेक लगा रहा है तो ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगी, अर्थात स्कूटर रुक रहा है, तो उस स्थिति में जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग अपने पास में है 0। अंतिम वेग v बराबर में क्या, 0। अपने को ज्ञात करना है कि इस बीच स्कूटर द्वारा तय की गई जो दूरी है, तय की गई दूरी अर्थात s अपने को ज्ञात करनी है। तो s ज्ञात करने से पहले अपने को प्रारंभिक वेग ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, और फिर अपन अंतिम इसका जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग के लिए गति का पहला समीकरण u प्लस में at, तो v का मान तो 0 है, u प्लस में a का मान है अपने पास में -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो s से एक s कट गया, ये बराबर में 0, u माइनस 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड, या ये कह दे कि u बराबर में 12 मीटर पर सेकंड। अर्थात कोई स्कूटर अगर 12 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करे और ब्रेक लगाने पर अगर उसमें जो मंदन है, उसमें जो त्वरण है वो अगर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो स्कूटर 2 सेकंड के बाद में रुक जाएगा। अब उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इससे ज्ञात कर लो, या v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी के भी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बात करें s, तो u का मान अपने पास में आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 2 सेकंड, प्लस में 1/2 a मंदन त्वरण का मान है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और s का स्क्वायर, तो यहां से s हट गया, s स्क्वायर से s स्क्वायर हट गया, तो ये तो हो गया 12 दूने 24 मीटर, 12 दूने 24 मीटर, ये हो गया अपने पास में 2 एकम 2 से ये कट गया, 6 2 को -6 से गुणा किया तो -12 मीटर, अर्थात 24 में से 12 निकालोगे तो 12 मीटर। तो जो दूरी अपने पास में आ गई कि अगर कोई स्कूटर 12 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्राप्त करके और अगर उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाए, तो वो 2 सेकंड के बाद में 12 मीटर दूरी प्राप्त करने के बाद वो रुक जाएगा, या 12 मीटर दूरी तय करने के बाद में वो रुक जाएगा।
तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे, इन 3 एग्जाम्पल्स में अपन ने जो गति के जो तीनों नियम पढ़े थे कि अगर वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो उससे जो गति के समीकरण अपने पास में बन रहे थे, वो गति के समीकरण से तीन एक तरीके से निम्न 3 समीकरण प्राप्त हुए थे। उन तीनों समीकरणों की सहायता से ये एग्जाम्पल्स अपन ने किए हैं। तो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं बल के बारे में। अभी तक तो अपन ने बात करी जो गति थी उन गति के बारे में, अब बात कर रहे हैं बल। अगर फोर्स के बारे में बात करें कि बल क्या है, तो इसके लिए अपने जो दैनिक जीवन में के आधार पर अगर बात करी जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में लाना, या कोई विराम अवस्था में वस्तु है तो उसको गतिशील अवस्था में लाना। या ये कह दें कि अगर अपने घर में खिड़की या दरवाजा बंद करते हैं, खिड़की को खोलते हैं तो उसको खींचना, अगर खिड़की को बंद करना है तो धक्का देना। या ये कहें कि दरवाजा अगर खोलना है तो अपने को धक्का मारना और दरवाजे को बंद करना है तो दरवाजे को खींचना। या ये कहें क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते टाइम में गेंद अगर स्थिर अवस्था में है तो किक मार के उसको गतिशील अवस्था में लाना, या फिर अगर उसमें उसको रोकना है, अगर उसको रोकना है तो उसकी विपरीत दिशा में हाथों की सहायता से रोकना, उसको विपरीत दिशा में हाथों की सहायता से रोकना। या अगर उसकी दिशा बदलनी है, अगर फुटबॉल की दिशा बदलनी है अपने को तो दिशा बदलने के लिए सर की सहायता से रोकना। या ये कहें कि वस्तु में धक्का देना या उसको रोकना, वस्तु में धक्का देना या उसको रोकना, दोनों स्थितियां हैं वो बल के द्वारा होती हैं, दोनों स्थितियां जो हैं वो बल के द्वारा होती हैं। या ये कहें जैसे क्रिकेट की जो बॉल, ये जो फुटबॉल जो है, फुटबॉल में अगर गति अपने को देनी है, अर्थात अगर धक्का देना है तो गति करने के लिए फुटबॉल पर किक मारा जाता है, किक मार के और उसमें गति उत्पन्न करी जा रही है। और अगर उसको रोकना है, अगर उसको रोकना है तो हाथों की सहायता से फुटबॉल की गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। फुटबॉल, अगर फुटबॉल को रोकना है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और अगर उसकी दिशा बदलनी हो, अगर उसकी दिशा बदलनी हो तो सर की सहायता से बल लगाया जाता है, सर की सहायता से, अर्थात सर की सहायता से उसका बल दिशा बदलते हैं, बल लगा के और उसकी दिशा बदल देते हैं। तो बल की अगर परिभाषा देखी जाए तो बल की परिभाषा ये कह सकते हैं कि बल जो है, बल वह साधन है, वह साधन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से गतिशील वस्तु को या वस्तु को, बल वह साधन है जिसकी सहायता से वस्तु को, वस्तु की गतिशील, गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तथा ये कह दें कि बल वह साधन है जिसकी सहायता से वस्तु को गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है, या वस्तु की गति की दिशा बदली जाती है, या वस्तु की गति की दिशा बदली जाती है। कि बल वह साधन है जिसकी सहायता से वस्तु को गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है तथा उसकी गति की दिशा बदली जाती है, उसकी गति की दिशा बदली जाती है। तो ये हो गया बल। अब अगर बात करें बल की, कि बल जो है वो किसी वस्तु पर किन किन स्थितियों में कार्य करता है, बल जो है वो वस्तु पर किन किन स्थितियों में कार्य करता है। तो उसकी 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि कोई बल जो है वो वस्तु पर कार्य किस किस तरीके से करेगा। पहला कि अपन ने वस्तु पर बल लगाया कहां है, अपन ने वस्तु पर बल कहां लगाया है। एक तरीके से ये कहें कि बल केंद्र पर, कि वस्तु के किस जगह अर्थात किस साइड में अपन बल लगा रहे हैं, एक तरीके से बल केंद्र। दूसरा, कितना बल लगा रहे हैं, बल का परिमाण।
और तीसरा बल की दिशा, कहां बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं और किस दिशा में बल लगा रहे हैं। ये बल जो है निम्न 3 स्थितियों पर निर्भर करता है कि वस्तु के बल केंद्र पर कहां बल लगाना है, किस दिशा में लगाना है और कितना लगाना है। तो इन तीनों स्थितियों से अपन ये कह सकते हैं कि जो बल है, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, जो बल एक सदिश राशि है जो परिणाम तथा दिशा पर निर्भर करती है। परिणाम नहीं, परिमाण। बल एक सदिश राशि है जो परिमाण तथा दिशा पर निर्भर करती है। अगर किसी वस्तु को रोकना है, या ये कह दें किसी वस्तु को रोकना, किसी वस्तु को धक्का देना, ये दोनों ही स्थितियां जो हैं वो बल के द्वारा संभव हैं। या बल जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि बल जो है वो निम्न 3 स्थितियों पर निर्भर करता है। एक तो बल केंद्र, एक बल का परिमाण और एक जो है वो बल की दिशा, कि अपने को जो बल है वो कहां लगाना है, किस दिशा में लगाना है और कितना लगाना है। इसलिए बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल अपने पास में सदिश राशि होगी। अब बात करी जाए अगर संतुलन की, देख तो संरक्षी बल जो हैं, बलों में ही अगर बात करें संतुलित बल, संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल, जैसे एक तो एक वस्तु अपने पास में खड़ी हुई है और एक वस्तु रखी हुई है आडी। एक तो एक तरीके से अपने पास में इस रूप में रखी हुई है और एक इस शेप में रखी हुई है। अगर अपन दोनों स्थितियों में बल लगाते हैं वस्तु पर, तो जब वस्तु आडी होगी तो इस पर अपने को बल जो है इस सरफेस की तुलना में, एक तरीके से इस पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं जब वस्तु आडी रखी हो। एक तो सतह जो है, सतह के द्वारा घर्षण बल, एक तरीके से अगर कोई वस्तु इस सरफेस में रखी हुई, एक तो इस अवस्था में रखी हुई है अर्थात खड़ी, और एक अपने पास में इस अवस्था में रखी हुई है आडी, एक तरीके से खड़ी हुई अवस्था, और ये जो पट अवस्था है ये आडी अवस्था, इस अवस्था में रखी हुई है। निम्न 2 स्थितियां हैं। जब वस्तु खड़ी एक तरीके से जो आडी अवस्था है इस अवस्था में हो और तब अगर बल लगाते हैं वस्तु पर, तो एक तरीके से इस वस्तु पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। अपने पास में विपरीत दिशा में भी तो मिलेगा ना, प्रतिकर्षी बल जिसे वो बोलते हैं, विपरीत दिशा में बल लगेगा। 2 बल काम कर रहे हैं। एक तो अगर यहां अपन इस वस्तु को धक्का मारते हैं, अगर अपन यहां इस वस्तु को धक्का मारते हैं तो एक बल तो हो गया वस्तु का, एक तो वस्तु का बल हो गया, और एक हो गया अपने पास में ये जो सतह है इस सतह के द्वारा घर्षण बल। एक हो गया सतह जो है उस सतह के द्वारा लगने वाला घर्षण बल, कि 2 बल इसमें काम कर रहे हैं। दोनों में से कौन कौन सा बल? एक तो हो गया कि वस्तु का बल है और एक हो गया घर्षण बल। जब अपन फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जब वो हो गए संतुलित बल, कि वस्तु पर अपन ने फोर्स लगाया, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, तो वो बल हो गए संतुलित बल, क्योंकि अपन ने जितना बल लगाया है उससे कहीं अधिक बल जो है, जो वस्तु इस अवस्था में रखी है इसके द्वारा अपने ऊपर लगाया गया है, इसके द्वारा अपने ऊपर लगाया गया है। इसी के विपरीत अगर देखा जाए तो वस्तु अगर खड़ी हुई अवस्था में हो अर्थात इस अवस्था में है और अगर अपन बल लगाते हैं तो वस्तु के द्वारा भी कम बल लगेगा और जो घर्षण बल है वो भी कम लगेगा। तो उस स्थिति में अपन वस्तु को धक्का देके और आसानी से खिसकाया जा सकता है, अर्थात वो बल हो गए असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो जो बल है वो क्या है? बल वह साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में या स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है, या वस्तु की जो दिशा है वो बदलने का प्रयास किया जाता है। तो वस्तु को धक्का देना और विराम अवस्था में लाना दोनों स्थितियां बल हैं।
और बल जो है वो संतुलित बल हो गया, असंतुलित बल हो गया। संतुलित बल तो क्या, जब वस्तु को पट रखते हैं, वस्तु को जब इस अवस्था में रखा जाता है, पूरी सरफेस से अगर सटी हुई हो और उसको अगर धक्का मारने की कोशिश करे, या ये कह दें जैसे संदूक हो गया, कोई पत्थर हो गया भारी, उसको अगर जब तक उस जो पत्थर है या संदूक पर, उस संदूक या पत्थर के बल से ज्यादा बल आप नहीं लगाओगे तब तक वो नहीं खिसकेगा। अगर वो नहीं खिसक रहा तो बल लग रहे हैं संतुलित, अर्थात जितना बल अपना है उससे कहीं ज्यादा बल जो संदूक है या पत्थर है उसके द्वारा अपने ऊपर लगाया जा रहा है, तो वो बल अपने पास में ज्यादा है तो संतुलित बल हो गया। तथा दूसरा, जब संदूक का बल और जो अपने पास में घर्षण बल है उसका मान कम हो और हमारे द्वारा लगाया गया जो बल है वो ज्यादा हो, तो वस्तु की स्थिति में होगा परिवर्तन, अर्थात असंतुलन उत्पन्न होगा, तो वो स्थिति होगी असंतुलित बल। तो बलों के दोनों प्रकार हो गए। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।